हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं द वायरल टाइम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले हफ्ते 26 नवंबर को जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिसको अभी हम फॉलो कर रहे हैं। और ये माना था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कि इसमें जो लिखी चीजें हैं यही इसी के हिसाब से हमारा देश आने वाले समय में चलेगा और हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, हम सच में उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और जो हमारी वैल्यूज हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दी थी, क्या उसी के हिसाब से हमारे आसपास जो हमारे लॉ बन रहे हैं, चीजें हो रही हैं आसपास देश में, वो वैसी हैं या नहीं। और साथ में और भी कई सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल आता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह के रूल सेट करता है। कोई भी अगर हम मान लो गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो पहले से रूल्स जो है वो सेट होना जरूरी है। अगर सबको पहले से रूल्स नहीं पता होंगे तो सब अपने हिसाब से कुछ भी करने लग जाएंगे, अपने हिसाब से रूल्स मान लेंगे, और बाद में जब कुछ होगा, लड़ाई होगी, तो ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और जबकि वो हम किसी एक को गलत कह भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने मन में जो रूल बना रखेंगे उसके हिसाब से वो सही कर रहे होंगे, लेकिन हमें तय करना होगा कौन सही है कौन गलत, जिसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह कोई गेम शुरू होने से पहले जैसे रूल्स जरूरी होते हैं, वैसे ही कोई देश बने तो देश किस तरह चलेगा, उसमें किस तरह की वैल्यूज को लोग फॉलो करेंगे, उसमें किस तरह की कौन से राइट्स होंगे, किस तरह की फ्रीडम होगी, कितनी फ्रीडम होगी, कितनी नहीं होगी, ये सब तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर्स की। जो नए 3 फार्मर्स बिल आए हैं, 3 बिल आए, इनका नाम बताता हूँ मैं एक एक करके। सबसे पहले है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी बिल। इनको सीधा सीधा समझे तो ये किसान के खिलाफ नहीं है। अगर मैं अपनी नजर से देखूं, मैंने जितना समझा इनको, तो ये किसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बाहर की प्राइवेट कंपनी है, कॉर्पोरेट्स है, उनको किसानी में लाने का एक तरीका है। जब वो खेती में आ जाएंगे और वो जब घुस जाएंगे इस सेक्टर में, तो जो फार्मर्स है उनको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि पहला ही जो बिल है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, जो अब एक्ट बन चुके हैं सब, इसमें ये होगा कि अलग मार्केट बन जाएगी। पहले जो था एपीएमसी थी, मतलब सरकारी मार्केट थी, वहां टैक्स देना पड़ता था फार्मर्स को, और जो जब उनकी फसल बिकती थी उनको कम से कम एमएसपी तो मिलना ही था। लेकिन अब क्या है कि प्राइवेट कंपनी आएंगी और उन्हें छूट मिलेगी कि तुम एक अलग से मार्केट बना सकते हो, जहां पर तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तुम सीधा जो भी बेचना है उसे तुम खरीद सकते हो, जिससे जो सरकारी मंडी है वो कमजोर पड़ सकती है आने वाले टाइम में। और जब वहां पे टैक्स कम देना पड़ेगा तो शुरू में वो सस्ते बेचेंगे, जिनके चक्कर में फार्मर्स उन तक जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जब वो सरकारी मंडियां बंद होने लगेंगी, उन पे कमजोर होने लगेगा, वहां का बिचौलिया छोड़कर वो भी अपनी एक प्राइवेट मंडी खोल लेगा, तब क्योंकि वो बिना टैक्स की होगी, तब जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फार्मर्स के लिए। और जो दूसरा बिल है वो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिल। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की गई है कि फार्मिंग शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। इसमें दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है बहुत सारी जो सहूलियतें हैं, बहुत सारी जो पावर है एक तरह से, वो जो है कॉर्पोरेट को दी गई है, फार्मर को नहीं दी गई। और इन्हें जो अपना मसला सुलझाने के, छोटे मोटे किसान को भी मसला सुलझाने के लिए कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। उसको पहले डीएम, एसडीएम, छोटे मोटे अधिकारियों से ये बात सुलझानी पड़ेगी। और जैसे कि आप जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़े बड़े हजारों करोड़, लाखों करोड़ के मालिक जब कुछ लाख रुपए या कुछ हजार रुपए जिनकी फसल बेचने वाले से लड़ाई करेंगे डीएम के स्तर पर, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका जोर ज्यादा रहेगा, ये आप तो समझ ही सकते हैं। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी बिल। इसमें क्या कि जमाखोरी करने का एक तरह से छूट मिल गई है। पहले लिमिट थी कि कोई भी जो कॉर्पोरेट है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी फार्मर भी है, वो भी एक लिमिट से ज्यादा किसी भी कमोडिटी को, किसी भी खाने के सामान को जमा नहीं कर सकता। इस एक्ट के जरिए उन्होंने कई सारी दाल वगैरह को एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया, और भी एक चीज को एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया, मतलब कि वो उनकी जमाखोरी कर सकते हैं। और जो एसेंशियल कमोडिटी है भी, उनके ऊपर से भी लिमिट हटा दी है जमाखोरी की, कि अब पहले लिमिट थी कि कुछ 1000 टन ही रख सकते हो तुम जमा करके, वो 1000 टन की लिमिट हटा दी है कि अब कोई कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनी आ जाए, हो सकता है वो एक साल
फार्मर से बहुत सारे सस्ते में खरीद ले और उसे जमा कर दे और अगले साल खरीदे ही ना, तो ऐसे किसान जो है परेशान हो जाएगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे पहले एक्ट के हिसाब से देखा हमने, बाहर दूसरी मार्केट खुल चुकी होगी, तो पहली मार्केट जो है एपीएमसी सरकारी मंडी वो कमजोर पड़ चुकी होगी। देश में सिर्फ 2 ही स्टेट है, हरियाणा और पंजाब, जहाँ पर ये मंडियां हैं, बाकी जगह तो मंडियां है ही नहीं। वहाँ के किसान पहले से परेशान है, वो पंजाब और हरियाणा लाते हैं अपनी चीजें और वहाँ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फार्म बिल है ये। और देखने वाली बात ये भी है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, कमजोर का सहारा बनने की कोशिश करता है। इन 3 फार्म बिल से ये साफ साफ समझ आता है कि गवर्नमेंट ने जो पावरफुल इंसान है, जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको हेल्प करने की कोशिश की है, और जो कमजोर है, कमजोर किसान है, उनका साथ देने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसके बाद जो दूसरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है लव जिहाद कानून। जैसे कि आपको पता होगा यूपी में लव जिहाद से रिलेटेड कानून आ चुका है। मेन बात यह है कि इस कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लव जिहाद कहें। लव जिहाद शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया गया कानून के अंदर, लेकिन जिस तरह मीडिया में और जो नेता है बीजेपी के और जो वहाँ के नेता हैं, वो इस चीज को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं जैसे ये डायरेक्टली मुस्लिम के ऊपर अप्लाई किया गया है और किसी भी मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से शादी नहीं करने दी जाएगी। इस टाइप से इसे दिखाया जा रहा है। ये सीधा सीधा तरीका है इनका चुनाव में दिखाने का कि हाँ जी हमने इनको दबा दिया, उनको उठा लिया, अपना हिंदू वोट बैंक जो है उसको पावरफुल करने के लिए और टारगेट करने के लिए मुस्लिम्स को, जो कि साफ समझ आता है। अगर इन्हें रोकना भी था, ये चीज रोकनी भी थी, तो जरूरी नहीं इसको लव जिहाद का नाम देते, कुछ और भी नाम दे सकते थे जिसके हिसाब से, क्योंकि लव जिहाद जैसे आप समझ पा रहे हो, जिहाद जो वर्ड है एक मुस्लिम और जो इस्लामिक शब्द है, तो उसको इस्तेमाल करना एक कानून के नाम पर जो काफी गलत है। और इससे साफ समझ आता है कि एक माइनॉरिटी को और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ और अपने वोट बैंक को संभालने के लिए बनाया गया कानून है। तीसरी जो चीज है वो है सीएए को आए हुए बहुत टाइम हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके ये पहला ऐसा कानून है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है, और जगह मिली नहीं है, जबरदस्ती बनाई गई है। बीजेपी ने ये जो कानून पास किया, इसके खिलाफ अभी तक प्रोटेस्ट चल रहे होते अगर ये कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पीछे एक हटे, इस कानून को वापस लिया जाए, एनआरसी लाने से मना किया जाए। लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अड़ी हुई है इस चीज में। सबसे मेन बात यह है कि इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से देखें तो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी कोई ऐसा एक्ट नहीं है या कोई कानून नहीं है या कोई क्लॉज नहीं है जिसमें किसी धर्म का नाम लिया गया हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में लिखा है कि वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता। लेकिन सीए में क्योंकि धर्मों के नाम लिखे हुए हैं कि हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, इनको आने की इजाजत है पाकिस्तान, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, और बाकियों के नहीं है। बाकियों को नहीं है का मतलब क्या है कि यानी हम भेदभाव कर रहे हैं कि इनको आने दो, इनको नहीं आने दो, कि वो कहाँ की माइनॉरिटी है, कहाँ की मेजोरिटी है, ये सब बात अलग हो जाती है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि हम जो है धर्म के मामले में धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और कोई सवाल सुझाव कुछ भी हो तो आप जरूर हमें बता सकते हैं कमेंट में। साथ में हमारे चैनल द वायरल टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो लेटेस्ट आप तक पहुंच जाए, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियोस देख सकें। थैंक यू।